नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आज हम 8 बजे में यूपी मांगे उत्तर में बात करें मनुस्मृति पर। महाभारत क्यों? जी हां, सनातन के प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। संसद के भीतर नेता विपक्ष ने मनुस्मृति की कॉपी दिखाई और इशारों में बीजेपी संघ पर आरोप लगाया कि देश में इसे लागू करना चाहते हैं ये लोग। राहुल गांधी ने कहा कि उनका संविधान है और बीजेपी की मनुस्मृति और यूपी में मनुस्मृति ही लागू है। मनुस्मृति पर यह कोई पहली बार विवाद नहीं है। इस ग्रंथ को लेकर अक्सर दावा किया जाता है कि शूद्र और महिला विरोधी है, यानी दलित और महिला विरोधी है। इस ग्रंथ में महिला विरोधी कई श्लोक हैं। ऐसे में समय समय पर इसे बैन करने की मांग उठती रही। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, आखिर ऐसा क्या है मनुस्मृति के अंदर जो ये शब्द बार बार आप अखबारों में पढ़ रहे हैं, जो बार बार टेलीविजन पर सुन रहे हैं। आज यही जानेंगे मनुस्मृति की सच्चाई क्या है। पहले रिपोर्ट और फिर खास चर्चा। कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। राहुल गांधी जी बिना आधार बताए बातें करते हैं। अब बताइए ना कि आप किस आधार पर ऐसा कह रहे हैं। भाजपा का विश्वास संविधान में नहीं है, वो उन्होंने एक बार फिर से स्थापित किया है। वो अम्बेडकर के संविधान की बजाय मनुस्मृति में विश्वास रखते हैं। बांटने का काम कौन किया? बांटने का काम कौन किया? मनु जी ने किया। तो चलिए आज इसी पर बात करेंगे और हमारे जो सवाल है उसके इर्द गिर्द हमारी जो चर्चा होने जा रही है, पहले वो सवाल और फिर अपने मेहमानों से हम इस पर बात करेंगे। हमारे आज के जो सवाल है, कब थमेगा मनुस्मृति पर विवाद? पहला सवाल है, मनुवाद में वर्ण व्यवस्था सही है या गलत? क्या महिला विरोधी है मनुस्मृति? मनुस्मृति बहाना है, आरएसएस बीजेपी निशाना है। और ये क्यों? क्योंकि इसमें दलितों की बात कही गई और इसमें महिलाओं की बात कही गई और ये बड़ा वोट बैंक है भाई। इस बड़े वोट बैंक को विपक्ष भी साधना साधता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं मनुस्मृति बहाना और आरएसएस बीजेपी पर निशाना है। चलिए हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहने जा रहे हैं, उन मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। डॉक्टर आदित्य पांडे रहेंगे, मनुस्मृति के जानकार हैं। डॉक्टर आदित्य पांडे हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा डॉक्टर पवन विजय जो प्रोफेसर हैं समाज शास्त्र, वो भी हमारे साथ रहेंगे। प्रोफेसर जितेंद्र मीणा है, इतिहासकार है। डॉक्टर जयंत जिज्ञासु है, प्रवक्ता है आरजेडी के। तो ये तमाम मेहमान हमारे साथ रहेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये विवाद क्यों है और क्या ये विवाद की वजह जो मानी जा रही है क्या होना चाहिए। तो चलिए हमारे साथ जो खास मेहमान है, हमारे साथ डॉक्टर पवन विजय प्रोफेसर, जिस तरह मैं जिक्र करा, पहले पवन विजय का रुख कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब मेरा पहला सवाल डॉक्टर पवन विजय आपसे ही है, क्योंकि क्या कहता है मनुस्मृति? क्या आप मानते हैं कि ये जो मनुस्मृति है ये महिला विरोधी है, दलित विरोधी है और इसीलिए इस पर सियासत हो रही है? देखिए, सियासत तो क्या है, सियासत किसी भी बात पर हो सकती है। जहां तक रही बात मनुस्मृति की, तो मैं आपको कुछ उसके श्लोक पढ़ करके सुनाता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये महिला विरोधी है या दलित विरोधी है। अध्याय 3 श्लोक नंबर आपको मैं सुनाता हूं 56 में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तथा फले क्रिया। ये बहुत ही लोकप्रिय और पॉपुलर, और सब इस श्लोक को जानते हैं कि जहां पर स्त्रियों की सम्मान नहीं होता है वहां पर आपको यज्ञ का कोई भाग नहीं मिलता है। हिंदू जीवन प्रणाली में यज्ञ एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन यज्ञ से भी महत्वपूर्ण स्थान क्या है? स्त्रियों का सम्मान। तो श्लोक नंबर 56, श्लोक नंबर 57 में कहा गया है, मैं उसका हिंदी अनुवाद आपको बता देता हूं कि जिस परिवार में स्त्रियां दुख और अभावग्रस्त होने के कारण कलपती रहती हैं, उस परिवार का शीघ्र विनाश हो जाता है। यानी स्त्रियां परिवार का आधार है।
उस आधार को अगर आप असम्मान की दृष्टि से देखते हैं तो उस परिवार का कोई भविष्य नहीं है। ठीक है। श्लोक नंबर 58 कि जिन परिवारों में स्त्रियां दुख, दुर्व्यवहार और अभाव का शिकार होती हैं वह परिवार शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। श्लोक नंबर 59 कि स्त्रियों की प्रसन्नता और अप्रसन्नता पर ही परिवार का उत्कर्ष और अपकर्ष निर्भर करता है। देखिए, परिवार से समाज बनता है, समाज से राज्य बनता है। ठीक है। तो अगर परिवार का विनाश होता है तो राज्य का विनाश होना तय है। और परिवार का विनाश कैसे होगा? परिवार का विनाश होगा जहां पर स्त्रियों का असम्मान है। मनुस्मृति में स्त्रियों को साक्षी बनाया गया है। अगर कोई स्त्री पवन साहब एक बड़ी बात, आपने बहुत सारे है और मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा, मैं नहीं कह सकता कि मैंने पूरी पढ़ी हो। इसमें स्त्रियों के सम्मान की बात कही है कि जहां सम्मान नहीं वहां देवता वास नहीं करते, और बहुत चीजें आपने बता भी दी। लेकिन एक श्लोक ऐसा है, एक जो बात ये भी कही गई है कि स्त्रियों के जीवन को लेकर कि वो आजादी से अपना जीवन नहीं जी सकती हैं, वो या अगर वो विधवा हो जाती है या तो अपने परिवार के साथ बनी रहे या अपने बेटे पर आश्रित। ये इस बिंदु पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाकी लोग जो ऐतराज करते होंगे, और शायद जो एक महिला प्रवक्ता ने जो आरजेडी साहब का बैठे हुए, उन्होंने शायद किताब फाड़ी हो, इसी वजह से मनुस्मृति की किताब को फाड़ दिया हो। मतलब मेरा एक बिंदु है। हाँ, वो श्लोक दरअसल उसका जो हिंदी भावार्थ है उसमें ये है कि महिला को ये लोग बताते हैं कि महिला को अपने बचपन में पिता के अधीन और युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। ये इन लोगों का वर्जन है। लेकिन ये जो संस्कृत नहीं जानता है, जिसने इसके भावार्थ को नहीं पढ़ा है, जिसने इसकी टीकाएं नहीं पढ़ी हैं और जिसने इसको लिखने वाले किस संदर्भ में इसका प्रयोग नहीं पढ़ रहे हैं, वो इसका गलत अर्थ लगा रहा है। जैसे एक शब्द है आरक्षण। ये लाइन जिस पर आप कह रहे हैं, ये खंडन करते हैं आप कि ये उसके मायने ये नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसका मैं आपको भावार्थ बता रहा हूँ। हाँ, बताइए। देखिए, एक शब्द है आरक्षण। ठीक है। स्त्रियों की संरक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप बताइए। बिल्कुल होनी चाहिए ना। तो समाज में जो लोग हैं, स्त्रियों का अतिरिक्त कौन है? पुरुष है ना। तो पुरुष जिस भी अवस्था में है, वो अगर स्त्री बाल्यावस्था में है तो उसका पिता उसको संरक्षित करे, उसको पढ़ाए लिखाए, उसका पालन पोषण करे, उसको स्वस्थ रखे, उसको समुचित रूप से ऐसे माहौल दे जिसमें उसकी उन्नति हो। ठीक है। युवावस्था में पति के साथ उनका आपस में, और यही चीज पति के वाइस वर्सा भी है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। और जो पुत्र है, पुत्र का जो धर्म है वो है माता को सबसे पहले भोजन कराना। मनुस्मृति में यह है कि स्त्रियों को सबसे पहले भोजन कराना। मैं लौटूंगा डॉक्टर पवन, मैं लौटूंगा क्योंकि आप कह रहे हैं कि इसका गलत मायने हैं, गलत अर्थ निकाला गया लोगों की तरफ से। डॉक्टर जयंत हमारे साथ है, प्रवक्ता आरजेडी के। डॉक्टर जयंत साहब, मनुस्मृति से आप लोगों को क्या ऐतराज और क्यों लगता है कि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा वो है? नहीं, देखिए, एक ऐसा टेक्स्ट जिसको हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि वो कोई हिंदू धर्म का आधिकारिक ग्रंथ है, और ना तो संविधान में इस देश के विभिन्न धर्मों के किसी ऑफिशियल ग्रंथ की कोई सूची दी गई है कि किसी का कोई अपमान हो जाए, अनादर हो जाए। दूसरा, हम सब लोग रैशनल बीइंग हैं, थिंकिंग बीइंग, सोच समझ रखते हैं। एक ऐसा टेक्स्ट जो बहुत पहले का है और जहां की सदियों पहले लिखी गई कुछ बातें हैं, एक विधान बनाया गया है, एक दंड संहिता है, और वो उस जमाने में चले आ रहे ऊंच नीच के आधार पर कुछ बातों का उसमें मशवरा है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और जहां तक इस देश में संविधान की बात है, तो उसी के हिसाब से यह देश जब चलता है तो स्वतंत्रता की भी भावना बची रहती है, बंधुत्व भी, और एक भाईचारा की भी बात है उसमें। तो हमारा जो कहना, और समता की सबसे बड़ी पैरोकारी है, यह समाज गैर बराबरी पर आधारित रहा है लंबे समय से। बहुत सोच समझकर एक साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देने वाला एक जिंदा दस्तावेज है संविधान। हम सब लोगों की ये चाहत है, कोशिश है कि हमारी राजनीति उसी दिशा में बढ़े, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं दोहरा मापदंड है ना आपका। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारा कोई आधिकारिक कोई ग्रंथ नहीं है, आप खुद ही कह रहे हैं। एक तरफ जब आधिकारिक ग्रंथ नहीं है तो भाई बीजेपी आरएसएस उसको फॉलो क्यों करेगी? मैं क्या कह रहा हूं कि ये बार बार उसको हिंदू धर्म ग्रंथ के रूप में पेश करना चाहते हैं, जबकि सच ये है वो उस समय की कहा गया कि ये एक न्यायिक संहिता, न्याय संहिता है। हाँ, तो अब तो वो आउटडेटेड हो चुका ना, उसमें तो बहुत ही दकियानुसी बातें हैं। ला कौन रहा है सर? विपक्ष ला रहा है ना सर। नहीं, ये मुद्दा तो कांग्रेस उठा रही है। ये लोग बार बार रिलीजियस
टेक्स्ट भी मैं नहीं कहूंगा, जो सबसे पोंगा पंथ को बढ़ावा देने वाला है, उसमें तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे कहने से कुछ बात छुप जाएगी और कुछ बातें नुमाया हो जाएंगी। अरे अगर संविधान से चलेगा देश तो इस देश की सभी स्त्रियों को बराबरी का अधिकार मिलेगा, और अगर मनुस्मृति से चलेगा तो फिर गरीब की जोड़ू सबकी भौजाई वाली बात हो जाएगी, कोई भी किसी को भी। और इसमें तो हर पवन जी को नहीं सुना आपने? पवन जी ने कहा कि इसका संदर्भ गलत निकाला मनुस्मृति में। वो तो कह रहे कि इसका संदर्भ गलत निकाला गया। मनुस्मृति की खासियत भी उन्होंने 4 से 5 बिंदु उन्होंने अच्छा, मैं आपको बताऊं उस मनुस्मृति की खासियत बताऊं आपको। मनुस्मृति की खासियत क्या है? उसमें साफ साफ लिखा गया कि ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का मुख्य कर्म कहा गया है। इसके अतिरिक्त वह शूद्र जो कुछ करता है उसका कर्म निष्फल होता है। जिस देश का राजा शूद्र अर्थात पिछड़े दलित वर्ग का हो, उस देश में ब्राह्मण निवास न करे, क्योंकि शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं है। शूद्र धन संचय करने में समर्थ होता हुआ भी धन का संग्रह न करे, धन पाकर शूद्र ब्राह्मण को ही सताता है। नहीं, सुन लीजिए ना, ये मान्य है, ये वाजिब बात है। यदि शूद्र तिरस्कार पूर्वक उनके नाम और वर्ण का उच्चारण करता है, जैसे वह यह कहे देवदत्त तू नीच ब्राह्मण है, तब 10 अंगुल लंबी लोहे की छड़ उसके मुख में कील दी जाए। इतना ही नहीं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि निम्न कुल में पैदा कोई भी व्यक्ति यदि अपने से श्रेष्ठ ब्राह्मण व्यक्ति के साथ मारपीट करे और उसके क्षति पहुंचाए उसे, तो उसकी क्षति के अनुपात में अंग कटवा दिया जाए। कहा गया कि स्त्रियों का वेद से कोई सरोकार नहीं होता, यह शास्त्र द्वारा निश्चित है। अतः जो स्त्रियां वेदाध्ययन करती हैं पाप युक्त हैं और असत्य के समान अपवित्र हैं। 10 वर्ष के ब्राह्मण को 90 वर्ष का क्षत्रिय वैश्य और शूद्र नहीं, वो आपने जिक्र किया, मैं समझ रहा हूं। डॉक्टर जयंत में आ रहा हूं, डॉक्टर जितेंद्र मीणा जी है, उनको भी जोड़ लेता हूं। डॉक्टर जयंत आ रहा हूं। एक दर्शकों को ये भी जानकारी हम दे दें, दरअसल ये लड़ाई इसलिए हो रही है, मनुस्मृति पर विवाद क्यों है ये जानना जरूरी है, ये चर्चा भी क्यों हो रही है। दरअसल इसमें शूद्र का जिक्र है, शूद्रों के बारे में कहा कि वो तो साफ सफाई स्वच्छता के लिए ही बने हैं, तो दलित वोट बैंक। महिलाओं का जिक्र किया गया, हालांकि डॉक्टर पवन जी ने इसका जिक्र किया, ठीक है, डॉक्टर पवन जी ने जिक्र किया कि उसका संदर्भ गलत निकाला। इसमें कहा गया मनुस्मृति के अंदर उनकी आजादी पर प्रहार किया गया है, तो महिला भी वोट बैंक ठीक ठाक है, तो मनुस्मृति इसीलिए सियासत हो रही है। चलिए डॉक्टर जितेंद्र मीणा जी, मनुस्मृति का ये एक जिन्न बाहर निकल आया, पहले विवाद होते रहे, कैसे देखते हैं आप इसे? जितेंद्र मीणा जी, आप मुझे सुन पा रहे? चलिए डॉक्टर आदित्य पांडे हमारे साथ। डॉक्टर आदित्य पांडे, क्योंकि आप वेद पुराण के जानकार हैं, हालांकि माना जाता है कि ये हिंदू ग्रंथ में शामिल किया जाता है मनुस्मृति को, क्या वाकई में मनुस्मृति जो डॉक्टर जयंत भी कह रहे हैं कि वो दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, मनुस्मृति के जो श्लोक है जो मनु ने लिखा वो गलत लिखा है? पहली बात तो मनुस्मृति जो है वो कहीं से भी ना तो दलित विरोधी है ना ही स्त्री विरोधी है, क्योंकि यदि आप मनुस्मृति की बात करते हैं तो वहां पे द्विज शब्द का प्रयोग होता है, और द्विज का अर्थ है वो व्यक्ति जो कि जन्म में जब अपने कर्म करेगा उसको कर्म के आधार पर उसके वर्ण में डाला जाएगा। यानी कि यदि आपका जन्म सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्राह्मण समाज में हुआ है तो आप ब्राह्मण के पुत्र ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। सत्य तो यह है कि आप जो कर्म करेंगे उसके आधार पे डिसाइड होगा। जैसे यदि हम 12 अध्यायों को श्रेष्ठ है, हाँ ये जरूर लिखा है कि जो वेद पुराण पढ़ता है, जो मंत्रों का पालन करता है, देवता का पूजन करता है, विधि विधान से करता है, वो श्रेष्ठ कुल को प्राप्त करता है। एक आपको श्लोक बता देता हूं, मनुस्मृति के 2 अध्याय में 157वां श्लोक है, मेरे सामने है, जिसमें कहते हैं यथा काष्ठमयो अस्ति यथा चर्ममयो मृगः यश्च विप्रो अधीनस्थ नाम विभ्रति, अर्थात जिस प्रकार लकड़ी का बनाया हुआ हाथी केवल हाथी होता है, और जिस प्रकार चमड़े में अगर भूसा भर के एक मृग बनाया जाए तो वो जिसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया वैसे वह व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो जाता। ब्रह्म ज्ञानाय ब्राह्मणाय,
जैसे कि मैं सदैव कहता हूं कि मैं वाल्मीकि जी को ब्राह्मण मानता हूं, मैं संत रैदास को ब्राह्मण मानता हूं, क्योंकि उनके जो कर्म थे वो ज्ञान वर्धन वाले थे, वो ज्ञान बांटते थे। तो यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आप पैदा हुए हैं किसी जात में तो आपके साथ वैसा ही होगा। आप अगर अध्याय 3 की बात करें तो वहां पे स्त्रियों को पूजन का अधिकार दिया गया है। आपको बता दूं कि अध्याय 3 में श्लोक 56 में तो यहां तक लिखा है कि यत्र नारयतु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। उसके बाद यहां तक बताया गया कि उनको प्रॉपर्टी में अधिकार दिया गया। आपके यहाँ संविधान ने तो अधिकार बहुत बाद में दिया है, परंतु मनुस्मृति में महिलाओं को, माताएं बहनों को, बच्चियों को प्रॉपर्टी में अधिकार भी दिया गया था, वो भी लिखा हुआ है। डॉक्टर जैन मैं एक आपसे सवाल है, देखिए आप बार बार बिंदु उठा रहे हैं शूद्र वाला, लेकिन आप भी जानते हैं कि सर अगर हम मैं मान लूं कि आप बात कह रहे कि बाबा साहब ने भी मनुस्मृति को चलाया था, विरोध किया था, संविधान लिखा, संविधान के हिसाब से ही देश चल रहा है। क्या आप मानते हैं कि आज शूद्र जाति के लोग, चाहे दलित लोग, क्या आपको नहीं लग रहा है कि वो टॉप क्लास के अफसर भी हैं? क्या आपको नहीं लगता वो चीजें बदली? ये मनुस्मृति लिखी गई 2000 साल 1800 साल पहले की लिखी गई, और देश उससे तो नहीं चलेगा। आप भी जानते हैं संविधान से चल रहा है। तो ये तो आप लग रहा है कि बेवजह बखेड़ा खड़ा करना है कि आप एक बात कहिए कि मनुस्मृति से आप देश चला रहे हैं। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि हम सब तो यही चाह रहे हैं ना कि देश संवैधानिक ढांचे के हिसाब से चले, लेकिन जहां तक बात शूद्र की नहीं है, मैं तो कह रहा हूं संपूर्ण स्त्री समाज के बारे में बहुत ही विद्वेषपूर्ण बातें उसमें हैं, और जो बातें ठीक नहीं हैं, समयानुकूल नहीं है, जिस समाज में आगे की ओर बढ़ने के लिए जो अपेक्षित संकल्प चाहिए, जो इच्छा शक्ति चाहिए, जो हमारे इरादे होने चाहिए, नेक नियति चाहिए, वो नहीं अगर है तो उसको क्यों ढोना है? आप ही बताइए ना। उसमें कहा कि शूद्रों को बुद्धि नहीं देनी चाहिए, यानी उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, धर्म और व्रत का उपदेश वे ना करें। ये कहा कि ब्राह्मण का नाम शुभ और आदर सूचक, क्षत्रिय का नाम वीरता सूचक, वैश्य का नाम संपत्ति सूचक और शूद्र का नाम तिरस्कार सूचक हो। इसीलिए आप देखते होंगे आदित्य पांडे इनकार कर रहे हैं इस बात से, आदित्य पांडे खंडन कर रहे हैं आपकी बात का। आदित्य जी जल्दी से कहिए, लेकिन महिलाओं, नहीं आदित्य जी से बात में कीजिएगा, महिलाओं के लिए इतनी खराब बात है कि पुरुषों को उत्तेजित करना और बहकाना महिलाओं का स्वभाव है। ये दूसरे अध्याय में है। ऐसे में समझदार लोग महिलाओं के आसपास संभल कर रहते हैं, साथ ही होश से काम लेते हैं। कहा कि जब ब्राह्मण भोजन करें तब उन्हें सुअर, मुर्गे, कुत्ते या ऐसी महिला जो रजस्वला है, मेंस्ट्रुएशन में है, उसको देखना ही नहीं चाहिए। उस महिला से विवाह न किया जाए जिसके बाल और आंखें लाल हों, जिसके अतिरिक्त अंग हों, जिसकी अक्सर सेहत खराब हो। ठीक है जल्दी से डॉक्टर आदित्य पांडे एक रिएक्शन आपका जल्दी से, के बारे में करेंगे जल्दी से एक रिएक्शन। अध्याय 2 के श्लोक 198 से 215 के बीच सीधा सीधा लिखा है कि सभी को शिक्षा का अधिकार है। अगर अध्याय 2 के 58वें श्लोक को लेते हैं, जहां लिखा है जाम्यो यानी गेहानी शपंत पूर्जिता, यानी कि जो स्त्री अनादर पाकर श्राप देगी वह श्राप व्यक्ति के कुल का नाश करेगा। तो यदि महिलाओं का अपमान किया जाता, देखिए ऐसा कोई भी धर्म हो, सनातन धर्म में कभी भी महिलाओं का अपमान हमने किया ही नहीं है। मनुस्मृति में मानता हूं कि पुराने समय की है, उस जमाने की रीति रिवाज के अनुसार है, मना नहीं कर रहा हूं, परंतु यह कहना कि वहां पे स्त्रियों का अपमान है, नहीं। स्त्री को सिर्फ भोग की वस्तुमान नहीं बताया गया है। स्त्री के श्राप से कहा जाता है कि आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ये सारा हमारे पास टेक्स्ट में है, हम लोग कोई भी ऐसे बात नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के हमारे यहाँ जज हुआ करते थे अंग्रेजों के समय में, सर विलियम जोन्स, उन्होंने भारतीय विवादों को निपटाने के लिए संस्कृत सीखी, और संस्कृत सीखने के बाद उन्होंने एडिट किया बाकायदा बिल्कुल मनुस्मृति को, संपादन किया। लौटूंगा हमारे साथ जितेंद्र मीणा जी भी हैं, इतिहासकार हैं। मैं आ रहा हूं डॉक्टर जयंत, लेकिन एक बड़ा सवाल है डॉक्टर जयंत, आप भी समझते हैं, आप विरोध कर रहे हैं, ये सब वोट बैंक की खातिर है, सबकी समझ में आता है। सर देखिए, हमारे जो बुजुर्ग अपनी लाइफस्टाइल जीते थे, जो हमसे कहते थे ठीक है हम उनका फॉलो करते हैं, लेकिन वक्त के हिसाब से हम बदले हैं। आप भी बदले, हम भी बदले, नहीं डॉक्टर जयंत आप भी बदले और हम भी बदले, तो वक्त के हिसाब से चीजें बदलती हैं। मनुस्मृतियों से सही में देश नहीं चलता, ये आप मानिएगा। मैं आ रहा हूं डॉक्टर जितेंद्र मीणा, जल्दी से आप अपनी बात रखिएगा। ये जो विवाद है, आपको लग रहा है कि इस विवाद को मनुस्मृति को लाना, और आपको लगता है एहसास होता है कि वाकई में देश मनुस्मृति से चल रहा है? जी शुक्रिया। देखिए मनुस्मृति को एक तो हम लोग टेक्स्ट के तौर पर देखते हैं, और उस दौर में किस तरीके से सोसाइटी को देखा गया
उसका एक हम लोगों के सामने एक पिक्चर क्लियर कट रखा जाता है, लेकिन मनुस्मृति टैक्स से ज्यादा है। आज के दौर में अगर देखें तो मनुस्मृति एक आइडियोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करती है, एक सोच को भी रिप्रेजेंट करती है, एक ऐसी सोच जो हायरार्की में बिलीव करती है। वो समाज में चाहे महिला और पुरुष की हायरार्की हो, चाहे विभिन्न जो समाज के अलग अलग जो समूह है उनके बीच में जो हायरार्कीज है, उन सबको भी वो रिप्रेजेंट करिए। ऐसे में आज के दौर में भी जब मनुस्मृति की बात होती है तो वो तमाम चीजों की बात होती है जो उस दौर की चीजों जो चली हुई आ रही है आज की तारीख में। अब महिला का डिबेट ले लीजिए, अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि महिलाओं को जो है संपत्ति का अधिकार दिया गया, लेकिन अगर हम लोग देखें, अगर ठीक से टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो संपत्ति की, जिस संपत्ति की वो बात कर रहे हैं उसमें एक शब्द आता है जिसका नाम है स्त्री धन। अब उसे ही संपत्ति मान करके चला गया। अब स्त्री धन में चाहे गिफ्ट को ले लीजिए, चाहे पिता की तरफ से मिला हो, चाहे पति की तरफ से जो गिफ्ट मिल रहा है वही धन है। बाकी की जो संपत्ति है, चाहे जमीन हो, चाहे मकान हो, दुकान हो, बाकी संपत्तियों में उसको हक नहीं है। इसी तरीके से जिस सोसाइटी में जो बाकी की चीजें चली आ रही है, खास करके जो हायरार्की बनी आ रही है, उस हायरार्की को मनुस्मृति बनाए रखने की कोशिश करती है। उस दौर में भी आज भी वही सोच, जब हम लोग ये बात करते हैं कि मनुस्मृति को लागू करने की कोशिश है, इसका मतलब यही है कि उस सोच को जो है अभी भी लागू करने की कोशिश हो रही है। और ये हम लोग आज फिर वही बात कर रहा हूँ। आप अगर हम दलितों की बात करें तो दलितों की क्या स्थिति सुधरी नहीं, पहले से बेहतर हुई है? तो क्या दलित नहीं बताइए ना, ये है कि क्या हम लोग दलितों की स्थिति सुधरने से ही मान रहे हैं क्या? नहीं, हम बात महिलाओं की क्या स्थिति में कोई सुधार नहीं आया जो है महिला मनुस्मृति के चलते, तो अगर ठीक है, मुझे नहीं पता, बहुत ज्यादा मैंने डीपली मनुस्मृति को नहीं पढ़ा, वो कह रहे हैं कि मनुस्मृति में बहुत खामियां, वो कह रहे बहुत अच्छी है, तो ऐसा नहीं है। और इसीलिए मनुस्मृति का जिक्र बार बार आता है कि जहां भी गैर बराबरी है वो उसका ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये वही गैर बराबरी है जिसका जिक्र मनुस्मृति कर रही है। और इसीलिए लगातार जब संविधान और मनुस्मृति के बीच में सर, मैं इस बात का खंडन करता हूँ। व्यक्तिगत तौर पर मैं देखता हूँ कि चाहे वो खेलों के मामले में हो, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, नौकरी के मामले में, महिलाएं हमारी अब इस देश में आगे बढ़ी हैं। पुराने दौर से तो बहुत निकली है। आप ये ठीक है, आप एक उदाहरण दें कि मनुस्मृति है, ठीक है। पवन जी, पवन जी। हाँ, मैं ये जो विचारक हैं, अभी विचार रख रहे हैं, इनको मैं चुनौती देता हूँ। मनुस्मृति कहीं जाति का उल्लेख हो, कहीं जो है इस तरीके का है कि मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उसका अगर उल्लेख है तो अगर वो दिखा दें तो हम बताएं। और रही बात हायरार्की की, तो हायरार्की हर समाज में होती है। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें हायरार्की नहीं होती है। हर व्यक्ति की अपनी एक पद प्रतिष्ठा और परिस्थिति और उसके हिसाब से उसकी एक भूमिका तय होती है। मनुस्मृति में अध्याय 10वां का जो श्लोक नंबर 64 है, वो किसी भी वर्ण में कोई भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। वो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो मेंशन है वो बहुत ही रिनोन्ड समाजशास्त्री हैं एमएन श्रीनिवास, उन्होंने अपनी जो एक संस्कृतिकरण की एक प्रक्रिया दी थी उसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया है। दरअसल क्या है ना कि हम पूरे सर्किल में एक स्नैपशॉट लेकर के उसको अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करेंगे तो क्या होगा? हर व्यक्ति अपनी अलग। मैं इस पर जवाब लेता हूँ। जितेंद्र मीणा जी वो चैलेंज दे रहे हैं कि कहीं भी कोई दलित विरोधी बात हो तो बताइए। बिल्कुल जाति विरोधी बुरी बात चैलेंज एक्सेप्ट करना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जहां तक उन्होंने कहा कास्ट को लेकर के जब वो बात कहते हैं तो आप लगातार जी, जब आप पूरा का पूरा टेक्स्ट आप पढ़ के देखेंगे, शुरू से लेकर आखिरी तक देख लीजिए, तो किस तरीके की बात कही जा रही है। जैसे एक जगह जिक्र आता है कि जैसे बढ़ई है या जो ब्याजखोर कम्युनिटीज है, जो ब्याज लेती है, ब्याज का पैसा देती है, उस तरीके के लोगों के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। नाई को लेकर के जिस तरीके की बात कही, धोबी को लेकर के जिस तरीके की बातें कही गई, जो हमारे साथी कह रहे थे किसी जाति का जिक्र नहीं है, आप तो उनके छूने मात्र से अपवित्र हो रहे हैं, उनके हाथ का नहीं खा सकते, उनको छू नहीं सकते। और जहां तक बना हुआ जो हम लोग कहते हैं रोटियां जो बना करके, एक तो है कच्चे माल का कि आपने अनाज जो दिया है या फिर आपने कच्चे माल जो आप रॉ मटेरियल दे रहे हैं, उसको लेकर के बात कही जाती है। तो आप ऐसे में देखेंगे तो तमाम अलग अलग कम्युनिटीज को लेकर के, धोबी को लेकर, नाई को लेकर, बढ़ई को लेकर, मल्लाह को लेकर के जिस तरीके की बातें कही गई है वो सबके सामने, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, मीणा जी अभी आपको लगता है उस नजरिए से भी देखा जा रहा है क्या? अभी भी वही दौर चल रहा है? स्त्री को देखना निश्चित है। जब हम लोग बात करते हैं
पवन जी आ रहे हैं। समझिए आप एक चीज इस बात को समझिए, जब हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स सिर्फ आप उस आइडिया को भी समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके की हेजेमनी को मनुस्मृति एज ए टैक्स बनाए रखने की कोशिश करा। वो टैक्स उस दौर में भी अपर कास्ट जो या जो प्रिविलेज सेक्शन है उसके प्रिविलेज को बनाए रखने की बात हो रही है। आज भी वो प्रिविलेज सेक्शन, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि महिलाएं और समाज जो बहुत आगे बढ़ चुका, बिल्कुल सही है, लेकिन लड़ाई सिर्फ थोड़ा आगे बढ़ने की नहीं है, लड़ाई है बराबर। मैं सर मैं ये मानता हूँ, मैं ना देखिए मीणा जी, देखिए बहुत सारा आप लोग हो सकता है कि मनुस्मृति की बात है, मैं देखिए मैं जैन जी से पूछूंगा। नहीं देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ सोच का फर्क है और एजुकेशन का फर्क है। आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं कहता अभी चीजें हैं, लेकिन आप शहरों में आएंगे तो वो चीजें खत्म हो जाती हैं। बहुत बदलाव हुआ है, ऐसा नहीं कि आप बदला नहीं है। आपको लगता है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार हो सकता है, महिलाओं को संपत्ति का हक मिल सकता है, महिलाओं को बराबरी की जो है शोषण से मुक्ति मिल सकती है, ये मामला सोच से नहीं है। सोच से ज्यादा एक व्यवस्था में जिस तरीके की हेजेमनी, मैं फिर कह रहा हूँ ना वही मीणा जी, अब देखिए हमारे, मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ हर वर्ग का आदमी है, हम उसके साथ चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। क्या ये स्थिति यही तो बदला है? नहीं बदला है क्या? बात करते हैं वो नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तो कभी नहीं देखता कि किसके साथ बैठा हूँ। ये तो बदली है ना, यही तो बदलाव है। आप कैसे कह सकते हैं? आप किसके साथ बैठे हैं, मैं उसके साथ उठ करके खाना खाता हूँ, हाँ, तो मेरे साथ बैठता है, मेरे साथ चाय पी रहा, मेरे साथ सिगरेट पी रहा, इससे आप सोच रहे हैं कि कास्ट खत्म हो गया। ये अपने आप में इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। डॉक्टर जैन, पवन जी चैलेंज दे रहे हैं कि कहीं भी जाति विरोधी बात हो तो बताइए। एंजॉय भी कर रहे हैं आप इसको, मीणा जी मैं आ रहा हूँ, आप ऐसा नहीं कर रहे। ठीक है डॉक्टर जैन आप देंगे, पवन जी के चैलेंज को मानते हैं? किसी के हाथ का बना हुआ, ठीक है मीणा जी रुकिए, मीणा जी रुकिएगा। अभी मैं मनुस्मृति के टेक्स्ट को सामने लेकर बैठा नहीं हूं, नहीं तो मैं तो उनको अध्याय वाइज पृष्ठ संख्या के हिसाब से बता देता। लेकिन क्या यह सच नहीं है? वो जरा ढूंढें कि जिसमें लिखा हुआ है मनुस्मृति में कि शूद्र को भोजन के लिए जूठा अन्न, पहनने को पुराने वस्त्र, बिछाने के लिए धान का पुआल और फटे पुराने वस्त्र देना चाहिए। यदि कोई शूद्र किसी द्विज को गाली देता है तब उसकी जीभ काट देनी चाहिए, क्योंकि वह ब्रह्मा के निम्नतम अंग से पैदा हुआ है। मुझे तो इस पूरे विमर्श में कहीं कोई सकारात्मकता नहीं दिखाई पड़ती है, और यहाँ सिर्फ स्त्री की इज्जत, आबरू और उसके स्वतंत्र चेता मनुष्य के रूप में रेखांकित नहीं किया। चलिए पवन जी जल्दी से इस बात पर जवाब दीजिएगा। दलित पिछड़ा नहीं, उसमें लिखा है कि ब्रह्मा के पैरों से दलित हुआ है, उसको स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, धर्म पत्नियां पवन जी आ रहा हूं, माता करार दी जाएंगी, जवाब दीजिएगा, मातृ समा होंगी, लेकिन कमजोर वर्ग की महिलाओं को किस किस तरह का ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ ना। इन वर्गों की महिलाओं को जैन जी मैं जवाब ले लेता हूँ। पवन जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं आदित्य पांडे जी की तरफ जाऊँ। देश हम बनाना चाहते हर दुनिया में प्रत्येक समाज में 4 व्यवस्थाएं बनी हैं, 4 विभाग बने हैं। आप प्लेटो को उठा करके देख लीजिए, उसने भी जो समाजिक व्यवस्था दी है उसने चतुर्वर्णीय व्यवस्था को खारिज करते हैं। यह इस देश के लिए कलंक है। इसमें जहन्नुम में भेजो जात व्यवस्था को, जमात बनाओ, मनुष्य बनो। क्या फालतू की बातें कर रहे हैं कि भाई ऊंच नीच होना चाहिए? आप जो कह रहे हैं, मोबिलिटी की गुंजाइश है? जब बढ़ेगा ही नहीं तो आप किसको ब्राह्मण, हम क्यों ब्राह्मण होना चाहें भाई? हम क्यों ब्राह्मण होना चाहें? हम क्यों क्षत्रिय होना चाहें? हम क्यों शूद्र और वैश्य में बटे रहना चाहें? हम इंसान क्यों नहीं हो सकते हैं? किसने बनाया है ये वर्ण व्यवस्था? इस वर्ण व्यवस्था में आग लगा दो। इस देश को में बनाना चाहते हैं? मुझे बताइए, ब्राह्मण छोड़कर। चले आदित्य पांडे, लेकिन जैन साहब, अरे जयंत जी कहाँ चल रहा है आप देश? आप बताइए ना, क्या जातियों में कहाँ चल रहा है? बीजेपी कहती है हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। नहीं, मनुस्मृति से कहाँ चल रहा देश सर? देश को नरक में झोंक दिया है। हम इस धरती को ही स्वर्ग बनाना चाहते हैं। अरे नहीं सर, जल्दी आदित्य पांडे जी बोल करके किताबें जला कोई स्वर्ग बनाएगा? निरंतरता में मैं मनुस्मृति को जलाना, किसी भी टेक्स्ट को जलाने पर उसको पढ़ना चाहता हूं। तो उसमें स्वर्ग नहीं मिलेगा, उसमें केवल लड़ाई है। बहुत ही फालतू बातें हैं। चलिए आदित्य पांडे जल्दी से अपनी बात रखिएगा। आपको क्यों इतना प्रेम है मनुस्मृति से? आपको क्या इसमें जहर दिखता है? क्यों मतलब आप संदर्भ बताइए ना, किस संदर्भ आपको? नहीं सुनिए,
आप जो कह रहे हैं कि 10 साल के ब्राह्मण को भी मनुस्मृति में यही वकालत है ना कि 10 साल के ब्राह्मण को चलिए देखिए आप मनुस्मृति पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मनुस्मृति जैसा मुझे नहीं लगता वो 2000-1800 साल पहले लिखी गई या देश उसी दिशा में चल रहा है, ये तो कहना गलत है। हो सकता है कि कुछ एक उदाहरण हो, लेकिन यहाँ सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। मैं माफी चाहूंगा आप सभी मेहमानों को से, बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर में आप हमारे साथ जुड़े और मनुस्मृति पर, महाभारत क्यों हम बात कर रहे थे, हमने जानने की कोशिश की आखिरकार ये विवाद क्यों है, किन मुद्दों पर विवाद है। खास चर्चा में बस इतना ही। अब वक्त हो चला हेडलाइन का।